हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स से चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है मैथमेटिकल मेथड्स। इसका हम देखेंगे लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम टाइप्स ऑफ वेक्टर और स्केलर्स एंड वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट, इस चैप्टर के जो भी नोट्स है आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और इस टेलीग्राम चैनल पे मैं काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी डालता हूं, तो आप इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा बाय सिंपली सर्चिंग द नेम, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को शेयर जरूर करना ऐसे किसी स्टूडेंट को जो पढ़ना चाहता है। और चलिए अब हम शुरू करते हैं। मैथमेटिकल मेथड्स, ये आपका चैप्टर नंबर 2 है। इससे पहले जो चैप्टर नंबर 1 है वो ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो यार, सबसे पहले ये कैन यू रिकॉल करके कुछ दिया है। अब कैन यू रिकॉल दिया है, इसका मतलब ये तुम्हें ऑलरेडी आता होगा, तभी तो तुम रिकॉल कर सकते हो। क्या पूछा, देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्केलर एंड अ वेक्टर क्वांटिटी। तो एक स्केलर क्वांटिटी क्या होता है पूछ रहे हैं यहाँ पे, और फिर पूछ रहे हैं कि एक वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, फिर दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ। ठीक है, फिर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्केलर एंड वेक्टर। तो तुम्हें क्लासिफाई करना है ये जो हमें 6-7 दिए, इनमें स्केलर कौन सा और वेक्टर कौन सा है, तो करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या क्या होता है, और उसके अंदर से जो भी स्केलर्स होंगे उसको हम निकाल लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एक स्केलर क्वांटिटी हम उस फिजिकल क्वांटिटी को कहेंगे। अब भैया एक सवाल है कि भैया ये फिजिकल क्वांटिटी किस क्वांटिटी को कहते हैं। ऐसी कोई भी चीज जिसको मैं मेजर कर सकता हूं, ठीक है, ऐसे कोई भी क्वांटिटी जिसको मैं मेजर कर सकता हूं, उसको मैं क्या बोलूंगा, फिजिकल क्वांटिटी कहूंगा। जैसे मान लो ये जो पेन है, इस पेन का लेंथ क्या मैं मेजर कर सकता हूं? हाँ। क्या इस पेन का मास मैं मेजर कर सकता हूं? हाँ। क्या मैं किसी चीज का वेट मेजर कर सकता हूं? किसी चीज का स्पीड मेजर कर सकता हूं? कोई चीज कितना एक्सलरेट हुआ, डी एक्सलरेट हुआ, क्या मैं मेजर कर सकता हूं? हाँ। तो जिस भी चीज को मैं मेजर कर सकता हूं होता है फिजिकल क्वांटिटी। बच्चों, जिस चीज को मैं मेजर नहीं कर सकता हूं फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा। जैसे मान लो कि मैं कितना खुश हूं ये चैप्टर रिकॉर्ड करते हुए, क्या मैं इसको मेजर कर सकता हूं? तुम बोलोगे भैया इसको तो मेजर करना ही पाओगे, तो इट्स नॉट फिजिकल क्वांटिटी। बच्चों, अब कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी, मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में सिखाया होगा कि क्वांटिटी को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब तुम बोलोगे भैया ये क्या चीज है, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो मैं जिनको नहीं समझ में आया उनको बता देता हूं। यहां पे बच्चा जो क्यू है हमारा, ठीक है, वो है कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी। एन क्या है बच्चों? एन है मैग्नीट्यूड। ठीक, इसको आप मैग्नीट्यूड बोल लो या फिर एक न्यूमेरिकल वैल्यू बोल लो जो उस क्वांटिटी की है। और यू क्या है भाई साहब? यूनिट है। अब यूनिट वगैरह के बारे में हमने चैप्टर नंबर 1 में बहुत डिटेल में पढ़ा है, तो अभी उसमें नहीं घुसेंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब विथ मैग्नीट्यूड ओनली। ये एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसको केवल और केवल आप मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब कर सकते हो। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेंगे, ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। बच्चों मान लो कि मेरे पास एक पेंसिल है, ठीक है, मेरे पास एक पेंसिल है ये वाला। क्या इस पेंसिल का लेंथ, जो भी इस पेंसिल का लेंथ होगा, क्या मैं इसका लेंथ बता सकता हूं? लेट से कि ये 2 सेंटीमीटर का है। क्या मैं इसको मेजर कर सकता हूं? क्या इसको मेजर करने के लिए ये सफिशियंट है? सोच के देखो, क्या ये जो फिजिकल क्वांटिटी क्यू है, यहां पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू एन है और ये जो इसका यूनिट यू है, क्या इतना इंफॉर्मेशन सफिशियंट है? क्या मुझे इसको मेजर करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत है? तुम बोलोगे नहीं भैया, बिल्कुल डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। तो इट्स अ लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी। बच्चों मान लेते हैं कि मेरे पास एक बॉल था, ठीक है, लेट से कि मेरे पास ये एक बॉल है, ठीक है, ये मेरे पास एक बॉल है। क्या मैं इस बॉल का मास, इस बॉल का जो मास होगा, क्या मैं उसको मेजर कर सकता हूं? लेट से कि ये बॉल 20 ग्राम का है। क्या मैं मेजर कर सकता हूं? तुम बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल मेजर कर सकते हो। तो यहां पे क्या हो गया, जो मास हो गया, ये क्या हो गया बच्चों? ये एक स्केलर क्वांटिटी हो गया। बेसिकली लेंथ जैसे कि एक स्केलर क्वांटिटी हो गया, और वैसे ये मास भी क्या हो गया, एक स्केलर क्वांटिटी हो गया। चलो कुछ और एक छोटा मोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो किसी भी चीज की मैं स्पीड की बात करता हूं, ठीक है, मैं किसी चीज के स्पीड की बात कर लेता हूं, ठीक है। तो मान लो कि एक गाड़ी थी, ये एक गाड़ी थी, एक कोई बस, ठीक है। मुझे यहाँ पे डायरेक्शन से कुछ खास लेना देना है नहीं, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूं। तो मुझे केवल देखना है कि इसका जो स्पीड है वो कितना है। तो मैं कह देता हूं कि भाई जो ये जिस स्पीड से ये आगे जा रहा था, वो जो स्पीड है, वो स्पीड है इसका लेट से 20 मीटर पर सेकेंड। मुझे डायरेक्शन से लेना देना नहीं है यहाँ पे, ठीक है, खाली स्पीड से लेना देना है। तो यहाँ पे स्पीड क्या हो गया, एक स्केलर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, तो ये सब जो भी मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, ये सब किस चीज का हो गया, एक स्केलर क्वांटिटी का हो गया, जिसको आप केवल और केवल मैग्नीट्यूड की मदद से, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उसके न्यूमेरिकल वैल्यू की मदद से आप बता सकते हो। अच्छा,
तो अभी यहां पे एक सवाल उठता है कि भैया ये वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, तभी तो हम डिफरेंस बिटवीन बता पाएंगे। तो एक वेक्टर क्वांटिटी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसको मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की जरूरत होती है कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए। एग्जाम्पल से समझाना भैया ज्यादा जल्दी समझ में आता है। एग्जाम्पल लेते हो आप तो मान लेते हैं कि ये वाला एक डब्बा था, ठीक है, ये कोई तो एक बॉक्स है, ठीक है, और ये जो बॉक्स है वो जमीन पे इस स्थान पे रखा हुआ है, ठीक है, एक सेकेंड, ये यहां पे ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, और इस बॉक्स को अब मुझे क्या करना है बच्चों, धक्का मार के मुझे इस बॉक्स को इस पोजीशन पॉइंट पी तक लेके जाना है, ठीक है। तो अब मैं जो धक्का मारूंगा वो मेरे इस डायरेक्शन में होगा, एग्री करते हो? मैं जो फोर्स लगाऊंगा वो फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। अब मैं कह रहा हूं कि इसको मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, इसके लिए मुझे 10 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, और उसके लिए डायरेक्शन है टूवर्ड्स क्यू। कहां करना है? टूवर्ड्स पॉइंट क्यू, पी है ना, सॉरी, तो पी लिख देते हैं, टूवर्ड्स पॉइंट पी। तो पी की तरफ मुझे इस पे लगाना पड़ेगा। तो यहां पे मैंने क्या किया, इस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए मुझे क्या क्या लगा, फोर्स के लिए मुझे ये दोनों ही लग गए, ठीक है। यहां पे मैं कहूंगा कि मुझे मैग्नीट्यूड भी चाहिए, ठीक है, फोर्स को डिस्क्राइब करने के लिए, साथ ही साथ मुझे डायरेक्शन भी लगा। एम आई राइट? इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट, उसके लिए मुझे डायरेक्शन चाहिए। लेट्स से कि एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, ये मिटा देता हूँ, तो लोग अपने नोट्स में लिख लेना, ऊपर तो लिखा ही है तो इसको यहाँ पे लिखने का कोई पॉइंट ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन मार रहा हूँ मैं और देखते हैं, ठीक है। तो मान लो कि एक आदमी है, जो मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में बताया था, उसको पॉइंट ए से, लेट्स से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। एक जो रास्ता है वो ये वाला रास्ता है, ऐसे करके वो जा सकता है, और ये जो रास्ता है लेट्स से कि ये 4 मीटर का है, ठीक है, ये यहाँ पे 2 मीटर है और ये यहाँ पे 2 मीटर। अब इसमें शॉर्टकट क्या है आदमी के लिए, तो तुम बोलोगे भैया जो शॉर्टकट है वो तो ये वाला रास्ता है, राइट। तो ये जो उसने शॉर्टकट लिया, ये शॉर्टकट क्या है बच्चों, ये है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट में तुम देख रहे हो हमें डायरेक्शन बताना पड़ रहा है कि भाई साहब इस तरफ ही जाना है, टुवर्ड्स बी। तो मैं बोलूंगा कि यहां से यहां तक जो आया वो 4 मीटर ही आया है वो, ठीक है। तो मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट जो यहाँ पे होगा मेरा, अभी बहुत सारी चीजें तुम्हें मैं आगे सिखाने वाला हूं, ठीक है, जो मेरा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा वो 4 मीटर होगा, और किस तरफ हो रहा है, टुवर्ड्स बी, ठीक है, टुवर्ड्स बी। बी लिख सकता हूं मैं, या फिर मैं लिख सकता हूं कि यार ईस्ट वेस्ट जो भी है। तो मुझे डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ी, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया, यहाँ पर मैं लिख देता हूं ऊपर की, मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूं, ये डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया, एक प्रकार का एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अब एक डिफरेंस हमें समझना है स्केलर और वेक्टर में, तो तुम्हें ऊपर जो डेफिनेशन दिया वो डेफिनेशन लिख देना तुम, और यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स है उनमें से उठाते हैं। तो यार यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी हम देख चुके हैं क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, लास्ट लेक्चर में, लास्ट चैप्टर में सिखाया था, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। तो वेलोसिटी भी हो जाएगा। फोर्स तो ऑलरेडी हम लोग देख लिया, तो 3 ही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 3 कौन से लिख देते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पे क्या क्या है सबसे पहले। तो यहाँ पे जो सबसे प्रथम आपका वेक्टर क्वांटिटी है वो है आई थिंक डिस्प्लेसमेंट था, एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट था हमारा। फिर हम लोगों ने क्या देखा, तो फिर हमारा फोर्स था, और उससे पहले भी हमारा एक था वेलोसिटी। तो पीछे बचा क्या क्या, जो कि स्केलर होगा। तो देखो यहाँ पे जरा क्या क्या बच गया, आपका बचा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, स्पीड, वर्क डन और एनर्जी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि यहाँ पे मेरा बच गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, स्पीड, क्योंकि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और वर्क, वर्क भी क्या है, वर्क डन भी क्या है हमारा, वर्क डन भी एक स्केलर क्वांटिटी है, और एनर्जी, एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यहां पे आपको मैंने एक डिफरेंस बिटवीन जो क्वेश्चन नंबर 1 कैन यू रिकॉल वाला था उसका आंसर दे दिया है, यहां से यहां तक। अभी हमें जो अगला टॉपिक समझना है इस चैप्टर में वो है हमारा सिंबल। अभी जरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज कि सिंबल और रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर ग्राफिकली, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इस पे थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है, ध्यान दोगे तो जल्दी समझ में आएगा। मान लो कि बच्चों मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी, ठीक है, कि ये पॉइंट P है, ठीक है, और ये पॉइंट Q है। P से Q तक हम गए और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट था, तो इसको मैं लिखूंगा कैसे, मैं बोल देता हूं कि यहां पे पॉइंट P है, ठीक है, और यहां पे पॉइंट Q है, ठीक है, और P से Q तक हम गए, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम P टू Q, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं,
कि यहाँ पे क्या हुआ है भाई साहब, यहाँ पे हुआ है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कहां से कहां तक, फ्रॉम पी टू क्यू, पी से लेके क्यू तक डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अभी इसको मैं वेक्टर के सिंबल में कैसे लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा कि पी से क्यू तक क्या हुआ है, ये है वेक्टर पी क्यू, डिस्प्लेसमेंट हो गया पी से क्यू तक, ऊपर मैं ऐसा लाइन दिखाऊंगा। अगर ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होता तो भी मेरा जो एरो होता वो ऐसे ही होता, ठीक है। तो इसको रीड कैसे करेंगे ये इंपॉर्टेंट है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि इसको हम रीड करते हैं, रीड एस वेक्टर पी क्यू। यहां तक समझ आ गया। चलो कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारा एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। अभी यहां पे कुछ और एग्जांपल लेते हैं कि रीड कैसे करेंगे। लेट्स से बच्चों कि हम बात कर रहे हैं यहां पे वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। तो मुझे पता है कि वेलोसिटी को मैं v से रिप्रेजेंट करता हूं, तो वेलोसिटी का अगर कोई वेक्टर रहेगा तो उसको मैं वेक्टर ऐसे दिखाऊंगा, और उसको मैं रीड कैसे करूंगा, वेक्टर v, ठीक है। मान लो कोई फोर्स है हमारा, तो फोर्स के ऊपर मैं ऐसे दिखाऊंगा, यहां पे लिख देता हूं, अगर हमारा कोई फोर्स है तो फोर्स को F से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता होगा। तो फोर्स के ऊपर ऐसे मैं एक लाइन बना दूंगा, तो फोर्स का सिंबल हो जाएगा वेक्टर के लिए, और इसको मैं रीड कैसे करूंगा, वेक्टर F। तो आपको यहां तक एक आइडिया आ गया होगा कि किस तरीके से हम वेक्टर को रीड करते हैं, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिकली। अब देखो एक और चीज है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर ग्राफिकली। अगर तुम्हारे पास कोई एक वेक्टर है और उसको तुम्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो तुम उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो बहुत सिंपल है ये भी, ठीक है। पीछे जो समझाया था वही है एक्चुअली, कुछ अलग नहीं है। तो समझो यहां पे कि किसी भी चीज का तुम्हारा एक डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है, सेम, ठीक है, किसी भी चीज का डिस्प्लेसमेंट हुआ है पी टू क्यू, और वो जो डिस्प्लेसमेंट है उसका वैल्यू जो है वो है 5 सेंटीमीटर। तो तुम इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे ग्राफिकली, मान लो कि ये पॉइंट पी था, यहां पे पॉइंट क्यू है जो कि 5 सेंटीमीटर दूर है, और यहां से यहां तक क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो ये ऐसे करो। अभी देखो ये जो है ना तुम्हारा, यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको हम लोग टेल बोलते हैं, ये जो पॉइंट क्यू है पी है उसको हम टेल बोलेंगे, और ये जो है हमारा वो हेड है। तो हेड हमें क्या दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है कि इससे इस तरफ का क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। अभी इसको अगर मैं सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने जाऊंगा तो मुझे पता है पी क्यू के ऊपर ऐसे मैं लिख दूंगा, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा सिंबल हो गया। और इसको रीड कैसे करेंगे, वेक्टर पी क्यू, ये भी तुम्हें पता चल गया होगा। तो ये भी सिंपल है। अब एक सवाल है कि हाउ टू शो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अगर तुम्हारे पास कोई वेक्टर दिया हुआ है तो उसका मैग्नीट्यूड आप कैसे दिखा सकते हो, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये वाला देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो जस्ट एग्जांपल के लिए मान लो कि तुम्हारे पास वेलोसिटी की किसी चीज की वैल्यू है, ठीक है। तो तुम्हारे पास जो वेलोसिटी का वैल्यू है, वो वेलोसिटी का वैल्यू है तुम्हारे पास 2 मीटर पर सेकेंड। फिर एग्जांपल के लिए एक और ले लेते हैं कि तुम्हारे पास किसी चीज के डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू है, ठीक है। तो जो तुम्हारे पास किसी चीज के डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू है वो है डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू तुम्हारा, ये भी 2 मीटर ले लेते हैं हम, ठीक है। और तुम्हारे पास किसी चीज के फोर्स का वैल्यू है, ठीक है। तो फोर्स का जो वैल्यू है तुम्हारा वो है तुम्हारे पास लेट्स से 2 न्यूटन। अभी ये तो हमें नॉर्मली हमें पता होता है कि हम ऐसे करते हैं। अब अगर मुझे इनके मैग्नीट्यूड को वेक्टर के हिसाब से दिखाना है तो मैं क्या करता हूं, ऐसे दो लाइन मारता हूं, उसके बीच में इसका सिंबल लिखूंगा वी, इसके ऊपर एक एरो मार सकता हूं या नहीं भी मारूंगा चलेगा, और इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड ऐसे कर दूंगा मैं। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड दिखाने का तरीका। अब इसका कैसे करेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है ऐसे दिखाते हैं, ऊपर एक लाइन मारूंगा मॉड में डाल करके, और यहां पे लिख दूंगा 2 मीटर। अब यहां पे कैसे करेंगे हम, मैं कुछ यहाँ पे हम यहाँ पे हम फोर्स को F से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे एक लाइन मारेंगे हम, और फिर हम दिखाएंगे कि फोर्स जो था हमारा वो 2 न्यूटन। तो इस तरीके से मैं किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता हूं मॉड के अंदर। इज इट क्लियर, तो ये भी समझ में आ गया। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ वेक्टर। अगर तुम टेक्स्ट बुक में आओगे तो ये सब जो भी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, ये सारी चीजें जो तुम्हें लिखी हुई है, ये सब मैं तुम्हें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब हम सीधे आ गए यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेक्टर में, जिसमें जीरो वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, ठीक है, इक्वल वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, और तुम्हारा यूनिट वेक्टर है, ठीक है, ये लास्ट है यूनिट वेक्टर। तो यहां तक है, और फिर यहाँ पे ये जो भी है ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अब देखो यार ये ना वैसे है तो बहुत इजी, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ डेफिनेशंस ऐसे लिखने पड़ेंगे, तो उसको मैं लिखता हूं और फिर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है।
हे सुपर लर्नर्स, आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं अनअकैडमी पे काफी सारे फ्री लाइव लेक्चर्स लेता रहता हूँ। तो अगर आप भी मेरे फ्री लाइव लेक्चर को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। हमने टोटल 5 मिलियन वॉच मिनट कंप्लीट कर लिया है अनअकैडमी पे, साथ ही साथ 1K पॉजिटिव फीडबैक और 19,000 से ज्यादा बच्चे मुझे फॉलो करते हैं। तो आप भी कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर पढ़ते पढ़ते आपको अगर कभी भी डाउट आता है तो आप एक फ्री फीचर का इस्तेमाल कर सकते हो जिसका नाम है आस्क अ डाउट। ये जो फ्री फीचर है, यहाँ पे आप अनलिमिटेड डाउट फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ पाओगे। 24/7 हाई क्वालिटी वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक्जैक्टली जो क्वेश्चन तुम पूछोगे उसी का जवाब मिलेगा। लाखों सवालों के जवाब अपलोडेड है और आपके होमवर्क में भी आपको असिस्टेंस मिलेगा। स्टूडेंट्स, सिंपल स्टेप्स है, आपको आस्क अ डाउट पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप अपना ऐप खोलोगे तो आपको सेल्फ स्टडी वाले सेक्शन पे जाके आस्क अ डाउट पे जाना है। वहां पे फिर आप फोटो ले सकते हो या फिर गैलरी से अपलोड कर सकते हो। जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा उसको क्रॉप कर लेना, सब्जेक्ट चूज कर लेना। इतना आसान है आस्क अ डाउट पे डाउट पूछना। अगर आप पहली बार यूज करने जा रहे हो तो आप SJ Super 10 ये कोड यूज कर सकते हो। ये एक इनवाइट कोड है जिससे आप फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे जो क्लासेस है फ्री वाले उनको ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ आस्क अ डाउट पे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। स्टूडेंट, काफी सारे फ्री टेस्ट सीरीज भी चलते रहते हैं अनअकैडमी पे, तो आप उसको भी जाकर के एक्सप्लोर जरूर करना क्लास 11th के लिए। एंड आपको कैसा लगा है ये फीचर आस्क अ डाउट का, ये मुझे आकर के रिटर्न में कमेंट्स में जरूर बताना। जो कोड आपको यूज करना है इस फीचर को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करने के लिए वो है SJ Super 10। ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। तो कौन से है? नल वेक्टर है हमारे पास, ठीक है, एग्जांपल रिजल्टेंट वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, इक्वल वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं नल वेक्टर। अब ये जो नल वेक्टर है इसको ही हम लोग जीरो वेक्टर भी बुलाते हैं। क्या लिखा है देखो, अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, एक ऐसा वेक्टर जिसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो जीरो होगा, भले कोई भी डायरेक्शन हो, विथ अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इज कॉल्ड एज अ जीरो वेक्टर। इसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। ठीक है, सिंबॉलिकली हम एक जीरो वेक्टर को जीरो के ऊपर एक ऐसा लाइन बना के दिखा सकते हैं। एग्जाम्पल है वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ स्टेशनरी पार्टिकल इज अ जीरो वेक्टर। मतलब मान लो कि यहां पे एक कोई तो पॉइंट है, एक पार्टिकल है, ठीक है, और ये जो पार्टिकल है इसका जो वेलोसिटी है वो जीरो है। ठीक है, ये रुका हुआ है। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी को मैं फाइनल वेलोसिटी भी यही है मान लेते हैं। ठीक है, ये वेलोसिटी जीरो जीरो है इसका आंसर। तो इसका जो फाइनल आंसर आया है यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा क्या है? क्वांटिटी है। ये तुम्हारा क्या है भैया? ये तुम्हारा न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये तुम्हारा यूनिट है यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा यूनिट है। तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड आया, जो न्यूमेरिकल वैल्यू आया वो जीरो आया, तो हम क्या बोलेंगे कि इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ जीरो वेक्टर। ठीक है, इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा v का, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? जीरो आया मान लो। यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको चाहिए तो। ठीक है, या फिर सिंपली हम इसको जीरो वेक्टर है इतना लिख करके छोड़ सकते हैं। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, कोई भी, जैसे कि कोई भी एक बॉडी है, ठीक है, जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ आगे बढ़ रही है। ठीक है, मतलब उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, जो उसका वेलोसिटी है वो सेम रह रहा है, तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो जीरो हो जाएगा। राइट, तो वो भी एक एग्जांपल है जीरो वेक्टर का। मतलब सिंपली अगर आंसर जीरो आ रहा है, मैग्नीट्यूड जीरो है, तो उसको हम जीरो वेक्टर बोलेंगे या नल वेक्टर बोलेंगे। अब रिजल्टेंट वेक्टर वाला टॉपिक जरा अच्छे से समझना क्या है यहाँ पे। रिजल्टेंट वेक्टर हम किसको बोलते हैं? द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू और मोर वेक्टर इज दैट सिंगल वेक्टर विच प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस बाय ऑल द वेक्टर्स टुगेदर। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं ये एक बॉडी है। ठीक है, ये एक बॉडी है, यहाँ पे एक फोर्स है। ठीक है, लेट्स से कि ये फोर्स है 2 न्यूटन का। ठीक है, फिर एक और फोर्स है यहाँ पे मान लो जो लग रहा है वो भी है लेट्स से 5 न्यूटन का। और यहाँ पे एक और फोर्स है जो इस तरफ से लग रहा है, और वो जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है लेट्स से कि 5 न्यूटन का। तो यहाँ पे जो टोटल फोर्स लग रहा है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे जो टोटल फोर्स लग रहा है इसको मैं F1 F2 करके लिख देता हूं कि तुम्हें ज्यादा बेटर समझ में आए। ठीक है, लेट्स से कि ये जो F1 है वो है 5 न्यूटन, जो F2 है वो है 2 न्यूटन, एंड जो F3 है यहाँ पे वो लग रहा है 5 न्यूटन। ठीक है, अब मान लो इसका अगर मुझे एक रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए तो वो कैसा वेक्टर होगा? एक सेम बॉडी पे, लेट्स से कि यहां पे मैं एक रिजल्टेंट वेक्टर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। इस सेम बॉडी पे एक फोर्स लग रहा होगा बच्चों, ठीक है, उसी डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट कराएगा जो, और वो जो होगा फोर्स रिजल्टेंट वेक्टर है, मान लेते हैं। यहां पे हम सबके ऊपर एरो दिखा रहे हैं क्योंकि ये सब वेक्टर है। ठीक है, तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये टोटल कितना होगा? 5 5 10 और 2 12 न्यूटन का होगा। मतलब ओवरऑल जो आंसर आया वो सेम आया, तो ये जो है हमारा वो रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है, यहाँ पे FR क्या है? दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर।
अभी यहाँ पे एक छोटी सी जानकारी मैं देना चाहता हूं तुम लोगों को। मान लेते हैं कि एक बॉडी है, जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये मिटा दूंगा बाद में, ठीक है। एक बॉडी है यहाँ पे, ये वाली एक बॉडी है, और इस पे एक ही फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, और तुम्हें बोला कि इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालो। तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो भी क्या होगा, यहाँ पे लेट से कि ये 5, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो है 5 न्यूटन, ठीक है। तो इसका जो तुम रिजल्टेंट वेक्टर निकालोगे, एफ आर नीचे लिखा हुआ रिजल्टेंट है, वो भी क्या होगा, सेम ही होगा 5 न्यूटन का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख देता हूं, ये तो एक्सप्लेनेशन तो मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट लिख दे रहा हूं यहाँ पे, और वो पॉइंट ऐसा है जो मैं लिखने जा रहा हूं, वो है कि इफ देर इज अ सिंगल वेक्टर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, आगे तुम बहुत सारी चीजें समझोगे, ठीक है। इफ अ सिंगल वेक्टर इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, रिजल्टेंट वेक्टर को कभी कभी आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। If a single vector is acting on a body, then the resultant vector is the same vector. Then the same vector will be the resultant vector. थोड़े से और थोड़े कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेता हूं मैं एक दो, जिससे तुम्हें थोड़ा सा और रिजल्टेंट वेक्टर के ऊपर थोड़ी क्लियरिटी आ जाए, और इसको मैं थोड़ा सीधा लिख देता हूं। थोड़ी सी और क्लियरिटी के लिए मैं कुछ चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। मान लो बच्चों कि एक ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट पे यहां से एक फोर्स लग रहा है F1, और ये जो फोर्स है वो है 10 न्यूटन का, और लेट से कि यहां पे एक फोर्स लग रहा है F2 इस डायरेक्शन में, जो कि है 5 न्यूटन का। अब तुम्हें कोई बोलेगा कि इसका रिजल्टेंट वेक्टर बनाओ, तो अब देखो क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां पे आपको क्या करना है, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करना है, मतलब 10 में से आप 5 माइनस करोगे, तो जो बड़ा वाला उसी डायरेक्शन में आप बताओगे कि यहाँ पे हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, और वो कितना होगा, 5 न्यूटन का होगा। क्योंकि ओवरऑल क्या होगा, ये 10 में से 5 माइनस हो जाएगा, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर निकलेगा वो तुम्हारा 5 न्यूटन का निकलेगा। तो ये भी याद रखना, जब सेम डायरेक्शन में होता है तो हम ऐड करते हैं, जब अलग अलग डायरेक्शन में होता है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। जिस डायरेक्शन में वैल्यू ज्यादा होता है उसको हम बता देते हैं। एक तुम्हारे मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि भाई साहब एक बॉडी है जिसमें मान लो एक फोर्स लग रहा है यहाँ पे 5 न्यूटन का, ठीक है। एक दूसरा फोर्स यहाँ पे लग रहा है लेट से F2, और ये लग रहा है 5 न्यूटन का। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, तुम बोलोगे कि यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो एक 0 वेक्टर हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, जो बॉडी है वो स्टेशनरी रहेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर चुका हूँ रिजल्टेंट वेक्टर से रिलेटेड। अब जो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एक निगेटिव वेक्टर, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर तो हो गया, अब है हमारा निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर बहुत ही सिंपल है, ठीक है, एकदम ही सिंपल है, तुम यूं समझ जाओगे निगेटिव वेक्टर को। जरा समझना क्या है कि अ निगेटिव वेक्टर इज गिवन वेक्टर, निगेटिव वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर, कोई भी एक दिया हुआ वेक्टर का जो निगेटिव वेक्टर अगर आप निकालने जाओगे, इज द वेक्टर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। अर्थात यहां पे दिखाया है तुम्हें कि ए नाम का एक वेक्टर है जिसका डायरेक्शन ये है, और इसका कुछ तो एक वैल्यू होगा। सेम वैल्यू वाला बी नाम का एक वेक्टर है जिसका डायरेक्शन क्या है, ये है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये मैं मिटा दूंगा, इस पे इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इसका जो निगेटिव वेक्टर होगा वो ये होगा कि इस डायरेक्शन में वो क्या कर रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। समझ में आ गया। इसका उल्टा बना देना तुमको, सेम मैग्नीट्यूड रख के, तो इसको हम लोग निगेटिव वेक्टर बोलेंगे। अभी अगला देखो इक्वल वेक्टर्स, ये भी बहुत सिंपल है। इक्वल वेक्टर हम कब बोलते हैं, टू वेक्टर्स ए एंड बी रिप्रेजेंटिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ, खाली एक ही शर्त पे, दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हुआ तो हम क्या बोलेंगे, दोनों इक्वल वेक्टर्स है। तो हम देख, जैसे मान लो कि ये एक ए वेक्टर है जो इस डायरेक्शन में, और उसकी कुछ वैल्यू होगी, लेट से कि 5 न्यूटन की वैल्यू है इसकी भी, और इसकी भी 5 न्यूटन की वैल्यू है, और दोनों सेम डायरेक्शन में भी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे। सिंपल है। अभी मान लेते हैं एक निगेटिव वेक्टर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात, वो ऐसा है कि मान लेते हैं, यहां पे मैं लिख रहा हूं, ठीक है, कि हमारे पास एक बच्चों एक फोर्स है, ठीक है, F1। इसकी जो वैल्यू है हम ले लेते हैं 10 न्यूटन, और ये जिसका डायरेक्शन है वो ये वाला डायरेक्शन है इस फोर्स का, ठीक है। अब मान लो एक दूसरा हमारे पास फोर्स है F2, इसकी वैल्यू जो है वो है, हम इसकी वैल्यू ले लेते हैं, इसका भी 10 न्यूटन है, ठीक है।
ये है -10 न्यूटन, ठीक है, क्योंकि वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अब मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, मैं कहूंगा कि यहां पे जो F2 वेक्टर है मेरा, ठीक है, यहां पे 10 ही लिखता हूं मैं, F2 वेक्टर जो है मेरा वो निगेटिव वेक्टर है F1 का, ऐसे मैं लिखूंगा। इसको रीड कैसे करेंगे, F2 इज निगेटिव वेक्टर ऑफ F1, F1 जो है उसका F2 निगेटिव, ठीक है। चलो, अब ये देखने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा कि यार यहाँ पे F1 निगेटिव लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ये प्लस है तो ये माइनस है, अगर तुम चेंज करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ओके। अब इसी केस में मान लो कि एक हमारा ये वेक्टर था, ठीक है, F1, इस डायरेक्शन में इसका वैल्यू है 10 न्यूटन, और ये हमारा एक वेक्टर है F2। हम फोर्स क्यों ले रहे हैं, क्योंकि फोर्स बहुत आसान है वेक्टर क्वांटिटी में बताना तुम्हारे लिए, वो भी है 10 न्यूटन। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, F1 वेक्टर इज इक्वल टू F2 वेक्टर, ये हो गया इक्वल वेक्टर्स के लिए। बच्चों अगला जो हमारा है वो है पोजीशन वेक्टर, तो मैं आपको पोजीशन वेक्टर के बारे में कुछ लिखता हूं और फिर एक्सप्लेन करता हूं। पोजीशन वेक्टर को जरा अच्छे से समझना, अ वेक्टर which gives position of a particle with respect to the origin is called as a position vector। जैसे मान लेते हैं बच्चों, मैंने एक यहां पे एक सिस्टम बनाया, ठीक है, एक ग्राफ बना रहा हूं मैं छोटा सा प्यारा सा, ठीक है। अब यहां पे हमारा y एक्सिस है और यहां पे हमारा x एक्सिस है, ठीक है, y एक्सिस, और इस जगह पे मान लो कोई तो एक पॉइंट P है, ठीक है, किस जगह पे कोई पॉइंट P है और ये जगह हमारा ओरिजिन है, ठीक है। अब मुझे ना यहां से यहां पे जो डिस्टेंस है ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो मैं इसको एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकता हूं ऐसे, ठीक है। इस वेक्टर के ऊपर मैं लिख देता हूं R, इसका नाम दे दिया मैंने। तो यहां पे बच्चों जो OP है, राइट, ये जो OP है इसको मैं एक R वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये जो R वेक्टर है ये मेरा क्या वेक्टर हो जाएगा, दिस विल बी माई पोजिशन वेक्टर। अब यहां पे देखो, यहां पे सेम चीज लिखा हुआ है कि अगर तुम्हें ओपी का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना है तो वो R वेक्टर से होगा, वही आपका एक पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, यहां पे भी एक लाइन बना देते हैं, मतलब ओरिजिन के हिसाब से अगर हम किसी भी चीज का पोजीशन बताएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला बच्चों हमारा यूनिट वेक्टर है। अब यूनिट वेक्टर को ना तुम्हें बहुत डिटेल में समझना है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ये सारे अभी तक जितने भी थे ना ये बहुत ही इजी थे, लेकिन यूनिट वेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट और थोड़ा आपको समझने में टाइम लगेगा, तो उसको समझ। अभी अगर आपको मैं यूनिट वेक्टर अच्छे से एक्सप्लेन करने जाऊं तो आपको फुल वेक्टर को समझना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर मतलब क्या हो जाता है, सिंपली एक ऐसा वेक्टर जिसका जो वैल्यू होगा वो 1 होगा और ये किसी चीज का डायरेक्शन दिखाएगा। जैसे समझ लो कि मैं अगर आपको एक फोर्स रिप्रेजेंट करने जाऊं आपके लिए, ठीक है, तो आपको पता है कि फोर्स के वेक्टर को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, वेक्टर, और वेक्टर एफ बोलूंगा मैं इसको। अब इसका अगर मुझे एक यूनिट वेक्टर दिखाना है तो इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा ऊपर कैप, ये हो गया यूनिट वेक्टर एफ। ये वाला है बच्चों एक फुल वेक्टर, इस चीज को मैं क्या बोलूंगा, फुल वेक्टर, ठीक है। इस चीज को क्या बोलूंगा मैं, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एफ। ये कहां पे होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ एफ, जिस डायरेक्शन में एफ होगा इन द डायरेक्शन ऑफ एफ, उसी डायरेक्शन। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, प्यारा सा एक छोटा सा एग्जांपल और लेके देखते हैं। कलर पेन का चेंज कर लेता हूं, ब्लू कर देता हूं। मान लो कि बच्चों मेरे पास किसी चीज की वेलोसिटी दिया हुआ, तो ये वेलोसिटी का फुल वेक्टर हो गया। इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, वो होगा वेलोसिटी के ऊपर कैप, ठीक है। तो इसको मैं रीड क्या करूंगा, ये क्या है, ये है यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या, एफ, यहां पे यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ फुल वेक्टर। हम ऐसे लिखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ फुल वेक्टर, इससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं रीड करना तो मैंने बता ही दिया, तो ये तुम्हें समझ में आ जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फुल वेक्टर, ठीक है। ये वाला क्या हो गया, एक फुल वेक्टर हो गया। ये एक जरूरी सूचना था जो मैं तुम्हें अभी एक्सप्लेन कर दिया। अब जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। अब हमें ना इसका डेफिनेशन लिखना है कि अगर एग्जाम में पूछेंगे तो हम कौन सा डेफिनेशन लिखेंगे। तो हम लिखेंगे इट इज अ वेक्टर, ठीक है, इट इज अ वेक्टर
विथ यूनिट मैग्नीट्यूड। क्या हो गया ये? विथ, सीधा नहीं लिख पा रहा हूं ना मैं। इट इज अ वेक्टर विथ यूनिट मैग्नीट्यूड, with unit magnitude in the direction of full vector, in the direction of full vector, और कंसिडरिंग कि फुल वेक्टर जो होगा वो एक नल वेक्टर नहीं होगा, जीरो वेक्टर नहीं होगा। अब यूनिट वेक्टर का काम क्या है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि यूनिट वेक्टर, ठीक है, का काम है फुल वेक्टर का डायरेक्शन दिखाना। काम है फुल वेक्टर का डायरेक्शन शो करना। अब जो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूं जरूरी है, ठीक है। अब जो भी चीजें मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूं वो अति आवश्यक है और वो बहुत जरूरी है, तो उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। ये दूसरे पेज पे एक्सप्लेन करता हूं मैं, ठीक, यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूं। चलो, तो मान लो कि बच्चों मेरे पास एक फुल वेक्टर है, ठीक है, एफ। अब इस फुल वेक्टर को अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दिखाना है, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मुझे मैग्नीट्यूड दिखाना है। तुम्हें पता है कि फुल वेक्टर का मैग्नीट्यूड, हम कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे दिखा सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया था। और अब आपको पता है कि मुझे इसका डायरेक्शन भी दिखाना है, तो डायरेक्शन में कैसे दिखा सकता हूं? एफ कैप से दिखा सकता हूं। सिंपल है, डॉट मतलब मल्टीप्लाई। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये एफ कैप का मुझे वैल्यू बताओ, तो आप क्या बोलोगे? एफ कैप का वैल्यू आप बोलोगे डिवाइड बाई, एम आई राइट? तो इसको, इसका मतलब हमारे को जो फॉर्मूला मिला वो फॉर्मूला क्या मिला कि जो वेक्टर है, ठीक है, उस वेक्टर को मैंने डिवाइड कर दिया किसके साथ? मैंने डिवाइड कर दिया उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर के साथ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के साथ। जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मुझे ये जो यूनिट वेक्टर है उसका वैल्यू मिल गया, ठीक है। तो अभी एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास बच्चों, आई थिंक एक एग्जांपल काफी होगा, फिर भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास एक वेलोसिटी है, इसका मुझे अब क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मुझे पता है इस जो भी होगा इसका मैग्नीट्यूड हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका डायरेक्शन हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा? ऐसे कर, सिंपल है ना। ये वाला जो है इसको इधर नीचे भेजा तो ये डिवाइड में आ गया इसके, और कुछ नहीं है। अभी एक चीज और समझो, ठीक है, टेक्स्ट बुक में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं जो आगे बहुत काम आने वाला है। वो ये है कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो मान लेते हैं कि कोई तो एक चीज है जो एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, ठीक है, कोई तो एक चीज है, तो मान लो कि वो एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो मुझे उसका यूनिट वेक्टर बताना है, तो बहुत सिंपल है, यहां पे लिख देते हैं हम लोग। पेन छोटा ले लेता हूं। यूनिट, अब ये बहुत जरूरी है, ठीक है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये बहुत जरूरी है, याद रखना। एक्स एक्सिस, इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं बच्चों एक्स कैप और आई कैप से। इन दोनों में से किसी से भी मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ये बात प्लीज और प्लीज याद रखना, ठीक है। इन दोनों में से मैं किसी से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं। मैं इसको कॉपी करके इधर बीच में भी लिख देता हूं, ठीक है। ये हमारा पहला हो गया, इसको यहां पे भी लिखा जा सकता है ना, यहीं पे रहने देता है, ठीक है। चलो, अब मान लो बच्चों इसी तरीके से मुझे सेम काम करना है, मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है लेकिन इन डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो तुम्हें पता है कि क्या होगा? ठीक है, यूनिट डायरेक्शन इन वाई एक्सिस, मुझे वाई एक्सिस की तरफ निकालना है। पेन का कलर वाई एक्सिस, ठीक है। तो वाई एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा? वाई कैप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम लोग जे कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। तुम लोग ज्यादा से ज्यादा जे कैप से रिप्रेजेंट करोगे आगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही करना है हमको,
अच्छा, सेम लॉजिक से अगर मैं तुम्हें दूसरा बताऊं तो जेड एक्सिस के लिए बताऊं तो क्या होगा? यहां पे फिर से पेस्ट कर देता हूं, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। तुम अब समझ ही गए होगे कि अगर जेड एक्सिस के लिए रहेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जेड कैप और आई जे, उसके बाद आता है के या फिर स्मॉल के कैप। तो स्मॉल के है तो इसको स्मॉल ही लिखने देते हैं, स्मॉल के। ऐसे मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ये बहुत ही जरूरी चीज है, ये बहुत जरूरी है, इसको याद रखना। मैं बार बार बोल रहा हूं बच्चों, वरना आगे बहुत दिक्कत होगा। इसको भी मिटा करके मैं अच्छे से लिख देता हूं, एक्स कैप और वाई कैप। ठीक है, चलो। तो यहां तक अगर क्लियर हो गया तो अभी जरा एक चीज समझना, ठीक है? अब ये बहुत जरूरी। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कि अगर तुमसे किसी ने बोला कि वेक्टर अलोंग दिया है तुम्हें, वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है? तो मान लो वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस होगा, तो हमने ये एग्जांपल ले लिया एक्स के ऊपर वेक्टर एक्स, तो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए होगा हमें। तो वेक्टर एक्स का ये मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे हम लोग? आई कैप से दिखाएंगे, क्योंकि आई से हम क्या दिखाते हैं, जो भी एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, पीछे ऊपर हमने देख लिया है, ठीक है? तो अभी अगर मुझे यहां से अगर आई कैप का वैल्यू निकालना है, तो आई कैप का वैल्यू क्या निकलेगा? ठीक है, सिंपली तुम क्या करोगे, एक्स वेक्टर को डिवाइड कर दोगे मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर से, एम आई राइट? तो ये तुम्हारा आई कैप का वैल्यू मिल गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में डाल देंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ही आगे काम आएगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देखते हैं कि वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के लिए कैसे करोगे आप? तो सेम लॉजिक, वाई के ऊपर एक ये वाई वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ वाई वेक्टर, और वाई वेक्टर के इधर जो डायरेक्शन रहेगा वो कैसे दिखाओगे आप? जे कैप से दिखाओगे। तो अगर कोई तुम्हें कहता है कि जे कैप की वैल्यू बताओ, तो तुम्हें पता है क्या होगा? वाई वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वाई वेक्टर, एम आई राइट? तो इसमें भी एक ब्रैकेट बना दो, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर तुम्हें कोई बोलता है वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है, वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, तो कैसे होगा? जेड वेक्टर इज इक्वल टू जेड का मैग्नीट्यूड, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई के वेक्टर। तो के वेक्टर की अगर कोई वैल्यू पूछे तो यहां से तुम निकाल सकते हो के वेक्टर की वैल्यू, जेड वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ, ब्रैकेट। ठीक है, तो यहां तक मैंने तुम्हें जो भी चीजें एक्सप्लेन किया आज के लेक्चर के लिए इतना ही, और ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब कुछ अपने नोट्स में लिख लेना। थोड़ा सा नया इंफॉर्मेशन है, वैसे भी तुम अभी 11th में आ गए हो, तो नई नई चीजें पढ़ोगे, नई नई चीजों को समझना है, नई नई चीजों को एक्सेप्ट करना है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और इन सभी चैप्टर का नोट्स जरूर बनाते रहना। तुम्हारे सेल्फ नोट्स ही तुम्हारे काम आएंगे, और इस चीज को बार बार देखो और एक्सेप्ट करो, इट्स अ न्यू इन्फॉर्मेशन। आगे और भी बहुत सारी नई चीजें आपको सीखनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, वीडियो को शेयर करना।